नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर कंटिन्यू करूंगा और बाइलिंगुअल मैनर में उसको कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कवर की जाती है और आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो इसको आप लोग कंप्लीट, कंटिन्यू और कंसिस्टेंट देखा करें। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जो कि करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिक चैनल है @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस होते हैं वो वहीं पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आज की हम पहली न्यूज को देखेंगे, आगे की ओर चलेंगे। आज की हमारी जो फर्स्ट न्यूज है वो सुब्रमण्य, जो आपके भरथियार जी हैं, उनके बारे में है। और ये भी आपका जो है आर्ट एंड कल्चर के रूप में आप इनको रख सकते हैं, मतलब हमारी जो संस्कृति फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ये समाज सुधारक भी रहे हैं, ठीक है ना, और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो इनको आप सीधा सीधा फर्स्ट पेपर में GS 1 में आप इनको नेशनल मोमेंट के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो इनके बारे में यहां पर कंटेक्चुअल चीजें दी गई हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882 में हुआ था, ठीक है ना। लिटन के बाद रिपन 1881 की बात कर रहे हैं, ये सेंसस वगैरह स्टार्ट हो रहा है दशकी, और उसी टाइम इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? जो आपकी जगह है वहां, मतलब तिरुनवेलई जिसको बोला जाता है, मतलब तिरुनेलवेली बोला जाता है इसको, ठीक है। उसका जो एक गांव है वहां पर एट्टायापुरम बोला जाता है उसको, वहां पर हुआ था इनका जन्म, तमिलनाडु में। तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपके फ्रीडम फाइटर भी थे, कवि भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के अंतर्गत इनको रखा जा सकता है। और इनको जो है मतलब एक और भी नाम से जाना जाता था कि सुब्रमण्य भारती तो बोलते थे, और महाकवि भरथियार के नाम से इनको जाना जाता था। इनके जो सॉन्ग्स थे, उन्होंने नेशनलिज्म को और मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था तो उस समय लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को वहां पर जगाने के लिए, राष्ट्रीयता जो है, राष्ट्रवाद जो है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने क्या लिखे वहां पर? ऐसे राष्ट्रवादी जो है गीत वगैरह लिखे, ठीक है ना। और तमिलनाडु में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी लोग थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको उन्होंने क्या किया? उनको उन्होंने प्रेरित किया, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में लिखा गया है। तो कानन पट्टू है आपका, उसके बाद नीलावुम जो आपका, वन्नी मुनम जो आपका क्या है, कत्रुम है, नाम देख जाइएगा आप लोग। और पांचाली सबातम है आपका, सप्तम बोला जाता है उसको, सबातम। और कुयुल पाट्टू है, ठीक है ना। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट जो है वो साहित्यिक कृतियां हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो 1908 में इन्होंने सुदेश गीतंगल नामक एक क्रांतिकारी रचना का प्रकाशन किया। और 1949 में ये आपके फर्स्ट ऐसे पोएट बन गए जिनकी जो कृतियां हैं, जो इनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई, उनका नेशनलाइजेशन किया गया, उनको नेशनलाइज्ड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इनको अगर आप सोशल रिफॉर्मर के रूप में देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इनकी यहां भी मतलब कार्य देखे जा सकते हैं। ये आपके कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है। जो जातिगत जो रूढ़िवादिता हमारे यहाँ जो इंडियन सोसाइटी में उस समय विद्यमान थी, तो वो उस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते थे। उसके बाद ही डिक्लेयर्ड दैट देयर वर ओनली 2 कास्ट, मैन एंड वुमेन, है ना। सिर्फ बोलते थे आदमी और औरत, 2 ही तरीके का यहाँ पर मतलब जो है वर्गीकरण है, कोई भी कास्ट वगैरह नहीं होती, एंड नथिंग मोर देन दैट, और उससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। मतलब ह्यूमैनिटी के ग्राउंड को ये प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ही हिमसेल्फ हैड रिमूव्ड हिज सैक्रेड थ्रेड, उन्होंने जो अपना पवित्र जनेऊ था, है ना, जो ब्राह्मणवादिता का एक सिंबोलिज्म भी आप समझ सकते हैं, तो वो जो है आपका जनेऊ को उन्होंने तोड़ के फेंका था। और उन्होंने महिलाओं को नीचा दिखाने वाले, जो भी महिलाओं के बारे में जो भी
नेगेटिव चीजें लिखी हैं शास्त्रों में, उसकी भी उन्होंने क्या किया, निंदा की। और मानव मात्र की मतलब इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन काइंड के ये समर्थक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो सेकंड न्यूज है हमारी वो प्रसाद योजना से रिलेटेड है। काफी फेमस स्कीम है ये, इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। स्वदेश दर्शन के बारे में सुन रखा होगा आप लोगों ने। तो जो यूनियन आपकी टूरिज्म मिनिस्ट्री है उन्होंने डेवलप किया इसको, जो आप देख रहे हैं, टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज एट वेरियस बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ द कंट्री अंडर स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम। तो भैया जो स्वदेश दर्शन है आपका और जो प्रसाद स्कीम है वो क्यों है, हमारे यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो जो उससे रिलेटेड जो भी आयाम होंगे आपके, जैसे बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जो भी आपकी आध्यात्मिक साइट्स हैं, जो पुरानी कल्चर को मतलब कल्चर को जो एनरिच करने वाली, जो हमारी संस्कृति विरासत को क्या कर रही, इनहैंस कर रही, वैसी साइट्स को इसमें क्या किया जा रहा है, वहां पर उनको किया जा रहा है डेवलप, उनको वापस से क्या किया जा रहा है, रीनोवेट किया जा रहा है ना। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत यहां पे बताया जा रहा है कि इन योजनाओं के तहत जो बौद्ध स्थल है वहां पर पर्यटन से संबंधित, यहां पर संबंधित मतलब उनसे रिलेटेड जो है वो बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और वहां पर सुविधाओं का विकास किया गया ताकि पर्यटन को प्रमोट किया जा सके। अब यहां पर ये तो रेफरेंस हो गया, अब हमको देखना है कि ये योजना क्या है। तो 2014-15 में जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है टूरिज्म की, उन्होंने लॉन्च किया था स्वदेश दर्शन योजना। और क्यों, ये जो है आपकी थीम बेस्ड है, थीम बेस्ड है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में इसको देखा जाएगा। इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए मतलब जो भी आपके पर्यटन स्थल है उसमें थीम आधारित आपका एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई। अब देश में अगर आप देखेंगे बुद्धिस्ट साइट्स की बात की जाए तो उसके अंतर्गत बौद्ध स्थलों की जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है, तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15th जो है उसके अंतर्गत थीमैटिक सर्किट्स को बनाया गया, थीमैटिक सर्किट्स को बनाया गया है अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है, अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम 5 प्रोजेक्ट हैं आपके जो 353.73 करोड़ के हैं, उनको अप्रूवल मिला है, जो मतलब आपके बुद्धिस्ट साइट्स के डेवलपमेंट के अंतर्गत उनको मंजूरी दी गई है। उसके बाद प्रसाद योजना देखेंगे तो 2014-15 में ही जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने लॉन्च किया प्रसाद। इसका देखिए फुल फॉर्म में देखिए, पिलग्रिमेज रिजुनोवेशन एंड स्पिरिचुअल, जो आपकी स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव है, ऑगमेंटेशन ड्राइव है। मतलब क्या कि जो भी आपके तीर्थ स्थल है उनके संरक्षण और उनके आध्यात्मिक विकास के लिए ये आपकी प्रसाद योजना को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, वो भी 2014-15 में। अब वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ जो और भी आपकी वहां पर स्कीम्स चल रही है उनको भी प्रसाद योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। प्रसाद योजना के अंतर्गत 918 करोड़ जो है 918.92 करोड़ रुपए की कुल जो है 30 प्रोजेक्ट को वहां पर अप्रूवल दिया गया। ये डेटा हो गया आपका। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो जो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है कि जो आपकी आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स है उसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने आइडेंटिफाई किया बुद्धिस्ट साइट्स को, जैसे आपके बोध गया है, अजंता और एलोरा है, उनको डेवलप किया जाएगा आइकॉनिक आपकी टूरिस्ट साइट्स के रूप में। ठीक है ना, थीमैटिक डेवलपमेंट है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो भी प्रोजेक्ट्स आपके अप्रूवल किए गए हैं, अप्रूवल जिनको मिला है अंडर स्वदेश दर्शन इन बुद्धिस्ट सर्किट्स, उसके अंतर्गत यहां पे बताया गया है कि उसकी जो मुख्य लिस्ट है वो यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर लिखा गया है कि जो भी आपकी मोनेस्ट्रीज हैं, साइट्स हैं, स्तूप है आपकी, ठीक है ना, शाक्य पिपरावा के मठ है, वहां पर साइट है ना, और जो भी स्तूप है आपके लखनऊ सर्कल में उनको जो है वहां पर क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया। श्रावस्ती आपको पता है बहुत फेमस साइट है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर में आप लोग पढ़ते होंगे, वैसे भी फेवरेट टॉपिक है जैन और बौद्ध यूपीएससी का। तो उसके अलावा आप देखेंगे एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है जो आपकी सारनाथ की जो भी इंपॉर्टेंट जगह है उन्हीं को तो आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी यहां पर एक और जगह है आपकी चौखंडी, जो आपका स्तूप है आप लोगों ने सुन रखा होगा सारनाथ सर्कल के अंतर्गत। उसके अलावा सारनाथ सर्कल के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो आपकी बुद्धिस्ट रिलिक्स हैं, मतलब जो भी उनके अवशेष वगैरह जो रखे जाते हैं वहां पर, उसके अलावा महापरिनिर्वाण जो उनका टेंपल है कुशीनगर का, तो ये वहां पर शामिल किया गया है ना। तो ये डायग्रामेटिक यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये आपकी जीएस पेपर देखिए, यहां पर मेकेदातु आपकी परियोजना है, ठीक है ना। अब ये जो आपकी परियोजना है ये रिलेटेड है कहां से,
अब समझिएगा यहां पर क्या है, पानी का जो स्टोरेज है, जल का जो भंडारण है, उसके लिए जो है आपकी कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेकेदातु बैलेंसिंग उसका नाम रखा है, रिजर्वायर रखा है। उसके निर्माण के लिए जो है वो मंजूरी के लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्या किया है, मतलब एक तरीके से वहां पर अप्रूवल के लिए, उन पे दबाव बनाने के लिए उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है ना। तो जल विवाद और जल से रिलेटेड, ये परियोजना से रिलेटेड है, आपका जीएस पेपर 2 में आप इसको रख सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ जो है नॉर्मल सी यहां पर कंटेक्स्ट रखा गया है कि आपका कहां पर है, लोकेशन क्या है इसकी। तो कावेरी नदी पर जो आपका कौन सी जगह है, कनकपुरा जो आपका ताल्लुक है, राम मतलब जो आपका देखिए कनकपुरा आपका ताल्लुक हो गया, रामनगर जिला हो गया, कर्नाटका के अंतर्गत है, हमको कर्नाटका याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये वहां पर बनाया जा रहा है, वहां पर अवस्थित है ये कर्नाटका जो है। बेंगलुरु में जो है पानी की समस्या को एड्रेस करने के लिए, है ना, उसको जो है उस समस्या का निदान करने के लिए वहां पर मेकेदातु में एक कावेरी नदी पर एक रिजर्वायर बनाना चाहता है, ठीक है ना। वैसे भी कावेरी नदी पर जो डिस्प्यूट है आपका पता है आपको, कर्नाटका तमिलनाडु, वो तो आप देखते होंगे, उसी के संदर्भ में आप इसको रखिएगा। तो जो आपका यहां पर बताया गया है कि कर्नाटक जो आपकी गवर्नमेंट है, उन्होंने 2017 में अगर देखें तो 9000 करोड़ रुपए की ये मेकेदातु जो परियोजना है उसको अप्रूव किया था, ठीक है ना, और इसको अप्रूवल दिया था। इट हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री फॉर द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इज अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। However, तमिलनाडु हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। भैया रहेगा ना, वैसे भी कावेरी को लेके जो है आपका विवाद है, तो वहां पर तमिलनाडु ने वहां पर अपनी जो है क्या अपनी बात वहां पर रखी। आप लोग देखते होंगे ना, जो आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, ठीक है ना, 1956 का, उसके अंतर्गत आप आर्टिकल्स भी पढ़ते होंगे, है ना, 262 263 के अंतर्गत पढ़ते होंगे। तो ये सब जो है नदी विवाद से संदर्भित चीजें हैं, ये आप लोग देख जाइएगा। ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी काफी सारे बनाए गए, लेकिन उसका जो है समाधान नहीं निकल पाया, क्योंकि वहां पर सिर्फ कॉपरेशन, म्यूचुअल जो है वो ट्रस्ट की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे की ओर देखेंगे तो यहां पर तमिलनाडु का जो है पक्ष देखा जाएगा। तमिलनाडु ने यह कह के वहां पर ऑब्जेक्शन किया कि भैया ये जो आपकी स्कीम है, इसके लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, मतलब प्रायर इंफॉर्मेशन इसके लिए नहीं लिया है कर्नाटका ने, है ना। और उनका जो तर्क है, उन्होंने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अफेक्ट करेगा किसको, कावेरी के फ्लो को, कावेरी नदी के जल को तमिलनाडु में। तो वही समस्या भैया, पानी विवाद से लेके आपको जल नदी विवाद के अंतर्गत लेके चलना है उसको, वही चीज वो यहां पर बोल रहे हैं। उसके अलावा तमिलनाडु ने यहां पर यह भी तर्क रखा है कि ये जो आपका रिजर्वायर है वायलेट कर रहा है द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कावेरी ट्रिब्यूनल। फिर आ गया आपका आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी, तो ये सब क्लॉज बी में आएगा, क्योंकि ए में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आ जाते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हैड नोटेड दैट द एग्जिस्टिंग स्टोरेज इन द कावेरी बेसिन ऑफ कर्नाटका शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एंश्योरिंग वाटर रिलीजेस टू तमिलनाडु ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जून टू जनवरी। तो भैया जो सुप्रीम कोर्ट का आपका जजमेंट था कि जून से जनवरी के दौरान जो है तमिलनाडु के लिए आवश्यक जो जल की मात्रा उन्होंने बोला था कर्नाटक के द्वारा जो है कावेरी बेसिन से जो है वहां पर, उसको देख के वहां पर एक जो निश्चित मात्रा डिसाइड कर दी। तो बोले भैया उतना फ्लो वहां पर आपको क्या कंटिन्यूअस बनाए रखना है, वो भी आपका किस सीजन की बात कर रहे हैं, आपके जून से जनवरी की अवधि के दौरान। तो ये बोल रहे हैं कि भैया उसके निर्णयों का भी ये उल्लंघन है, तमिलनाडु की ये तर्क है अपने, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी कावेरी रिवर है, तो ये आपकी इसका उद्गम कहां से होता है, ये फैक्चुअल चीजें हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, वहां पर जो है आपका ब्रह्मागिरी पर्वत से होता है। इसे सदर्न इंडिया की जो है गंगा भी बोला जाता है, इसको दक्षिण भारत की, है ना, गंगा बोला जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी वो दूसरी चीज हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रिवर बेसिन है कवर करता है 3 स्टेट्स को और एक यूनियन टेरिटरी को। तमिलनाडु के अंतर्गत 43,868 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटका में 34,273 स्क्वायर किलोमीटर, केरला के अंतर्गत जो है 2866 स्क्वायर किलोमीटर, और पुडुचेरी को भी ये कवर करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो की मतलब मेन जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम लिखा गया है, तो हेमावती है, लक्ष्मी तीर्था है, कबानी है आपकी, अमरावती है, नोइल है आपकी, और भवानी रिवर है ना, ये याद रखिएगा। और वैसे भी आप लोग मैप में देख जाइएगा। उसके बाद जो है इस पर जो आपका वाटरफॉल्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके ऊपर अपॉन एंटरिंग तमिलनाडु द कावेरी कंटिन्यूज थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्विस्टेड जो आपके वाइल्ड गॉर्जेस है अंटिल इट रीच
कौन सी जगह पे ये जो बात कर रहे हैं, होकेनाकल जो आपका क्या है, होकेनाकल बोला जाता है वाटरफॉल, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा कर्नाटक राज्य में और भी आपके भार चुक्की और बालमुरी जलप्रपात भी अवस्थित है वहां पर, है ना। तो कुछ जलप्रपातों की बात है। डैम की बात की जाए तो देयर आर द मैटूर डैम इंपॉर्टेंट है, वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। तो ये कंटेक्चुअल जानकारी हो गई और ये आपका डायग्रामेटिक यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये भी जीएस पेपर 2 से है, आपकी बजट के अंतर्गत है। ये थर्ड पेपर पे भी रख सकते हैं आप इसको इकोनॉमी में, लेकिन बजट से रिलेटेड जो आपके संवैधानिक प्रावधान है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहां पर जीएस पेपर 2 में रखा है। तो भैया सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट की बात की जा रही है। जब आप लोग पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस, क्यों भैया? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका कोर पार्ट क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 सामूहिक उत्तरदायित्व, उसी के अंतर्गत जो है संसद का नियंत्रण कार्यपालिका पर लॉ मेकिंग पे होता है, मोशंस लाए जाते हैं, उसी तरीके से ये आपका वित्तीय नियंत्रण है। ठीक है, तो बजट मेकिंग वगैरह आप लोग देखते होंगे, है ना। उसके अंतर्गत जो है वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखते हैं कि वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है, जो आपकी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। उसके बाद वहां पर ग्रांट्स की बात की जाती है, और जो ग्रांट्स की बात की जाती है, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है बाय ईच डिपार्टमेंट, उसी के अंतर्गत ये है सप्लीमेंट्री जो है डिमांड भी रखी जाती है। देखिए बजट की आप प्रोसेस देखते होंगे तो पहले इंट्रो होता है, बजट को रखा जाता है, उसके बाद वोट ऑन अकाउंट है, उसके बाद आप डिपार्टमेंट कमिटीज के पास भेजते हैं, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात आती है। ठीक है ना। और जब डिमांड फॉर ग्रांट्स आता है तो उसमें जो है बाय एवरी मिनिस्ट्री, और मतलब हर मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है, और उसमें सबको जो समय टाइम एलोकेशन देते हैं बाय स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। कार्य मंत्रणा जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कार्य मंत्रणा जो सभी समिति होती है उसके सुझाव पर। ठीक है ना। और बिना जो है आपके चर्चा के अगर कोई जो है ग्रांट को अगर पारित कर दिया जाता है, बोल देते हैं अप्रूवल मिल जाता है, उसी को गिलोटिन बोला जाता है, फ्रेंच वर्ड है, वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, उसके बाद जो फिफ्थ स्टेज आती है उसमें एप्रोप्रिएशन बिल आता है, और लास्ट में आपका फाइनेंस बिल जो है वो क्या कर दिया जाता है? अप्रूवल किया जाता है ना, जो आपका फाइनेंस बिल की बात की जाती है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स की जब आप बात देखते हैं तो उसमें दो तरीके की डिमांड होती है। पहला तो जो है आपका चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड आता है, इस पर कटौती प्रस्ताव वगैरह नहीं लाया जाता, कट मोशन नहीं लाया जाता। और दूसरा जो होता है अदर एक्सपेंडिचर वहां पर रखे जाते हैं। अब आप समझिएगा, यहां पर सप्लीमेंट्री डिमांड की बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने जो बजट के दौरान जो भी आपका अप्रूवल दिया है फंड का, है ना, जो भी आपका अनुमानित एक धन होता है, अगर कोई स्पेसिफिक काम बीच में पड़ जाए, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका कोई भी स्पेसिफिक वहां पर काम पड़ गया, तो उसके लिए जो आपका स्वीकृत धन है, जो अप्रूवल वहां पर फंड है, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में बाद में वहां पर क्या पड़ जाए, कम पड़ जाएगा, तब सरकार जो है लोकसभा में अनुपूरक जो है सप्लीमेंट्री अनुदान वहां पर रख सकती है। वही लिखा गया है कि बजट सत्र के दौरान संसद द्वारा जो भी स्वीकृत राशि है उससे अधिक आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने पे सप्लीमेंट्री आपकी वहां पर डिमांड रखी जा सकती है ग्रांट के लिए। ठीक है ना। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके प्रोविजंस है, देखिए आर्टिकल 112 क्या आपका, वहां पर एनुअल फाइनेंशियल जो आपका स्टेटमेंट है वो लाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 112, 113, 14, 15, 16, 17 आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है। उसी के अंतर्गत जो आपका 115 आर्टिकल है, उसी के अंतर्गत सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स की बात करते हैं। वोट ऑन अकाउंट जो है आपका आर्टिकल 116 में उसका उल्लेख किया गया है, और उसी में आपका एक्सेप्शनल ग्रांट्स की भी बात की गई है। ठीक है ना। तो भारत के संविधान में आप देखेंगे तो सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट की बात है, और वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1941 लिखा है। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके भारत का उसमें उल्लेख है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि अभी जो है केंद्र सरकार द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2020 और 21 के लिए, वहां पर जो पीएसयूज के जो आपके पब्लिक सेक्टर्स के बैंक्स हैं उनके रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए के साथ साथ 2.35 जो लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा आपका एक्सपेंडिचर है उसके लिए संसद की मंजूरी की मांग की गई है ना। भैया आप देख रहे हैं कि वैसे भी जो है आपका रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है, और कोविड पैंडेमिक के कारण स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है, तो उसके लिए जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है उसकी वहां पर
मतलब अप्रूवल जो है वो किया गया है ना। और अब जो है वहां पर और भी मांग की जा रही है कि भैया अब यहां पर सप्लीमेंट्री हमको क्या चाहिए, ग्रांट की बात की जा रही है। अब प्रोसीजर किस तरीके का फॉलो किया जाता है यहां पर, तो व्हेन ग्रांट्स ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट जो है आपका फॉल शॉर्ट जो भी होता है ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, एन एस्टिमेट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट्स, these grants are presented and passed by the parliament before the end of the financial year। नॉर्मल सी चीज है भैया, प्रस्तुत किया जाएगा, वहां से फिर पारित कराया जाएगा, तभी तो वो पारित होगा आपका, तभी उसको माना जाएगा कि अप्रूवल उसको मिल गया है। इसके बाद आप देखेंगे जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है इनकर्ड एक्सीड्स द अप्रूव्ड ग्रांट्स ऑफ द पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट्स अ डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट। तो सीधी बात है ना, जब अधिक आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा तभी तो एक्सेस आपका क्या किया जाएगा, अनुदान की जो है मांग पेश की जाती है। देखिए यहां पर एटिमोलॉजी से आप समझेंगे ना, बिल्कुल आसानी से आपको ग्रैस्प हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सीएजी है हमारे, जिनका उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है, तो ये जो है आपके सीएजी जो इंडिया के हैं, ब्रिंग सच एक्सेसेस टू द नोटिस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस संदर्भ में जो भी आपके अधिक व्यय संबंधी जो जानकारी होती है संसद के संज्ञान में लाएंगे कौन, तो भैया जो है कैग हैं आपके, वही ऑडिट वगैरह करते हैं, तो वही लाएंगे आपके। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ये आपकी, ठीक है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी जो है इंपॉर्टेंट, जो आपकी पार्लियामेंट्री जो भी कमिटीज होती है उसी के अंतर्गत इसको लाया जाता है, मतलब रखा जाता है। तो ये एग्जामिन करती है दैट एक्सेसेस एंड गिव्स रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, है ना, लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपकी डिमांड ऑफ एक्सेस ग्रांट्स होती है इज मेड आफ्टर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एंड इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एक्सपेंसेस वर मेड। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल चीजें हैं ये आपकी। अब यहां पर बता रहे हैं कि एडिशनल ग्रांट क्या होता है, तो भैया ये आपका ऐसा ग्रांट है, ये तब दिया जाता है उसी वर्ष, वो करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, जब वहां पर कोई सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर हो जाता है अपॉन सम न्यू सर्विसेज, वहां पर कोई नई सेवाएं जो है वो वहां पर क्या की गई, अब लाई गई जो पहले नहीं थी, मतलब न्यू सर्विस नॉट जो आपकी कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। उसके बाद आप देखेंगे एक्सेस ग्रांट की बात कर रहे हैं, तो ये एक आपका ऐसा मनी है हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट ईयर, जो आपका उस समय जो है चल रहा है, जो आपका वित्तीय वर्ष, उसकी बात कर रहे हैं ना, मतलब उसी स्पेसिफिक ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। उसके बाद डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स आर मेड आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज एक्चुअली हैज बीन इनकर्ड। देखिए वही रिपीटिशन है ये, ठीक है ना, और ये जो है आपका उसी आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो एक्सेप्शनल आपकी ग्रांट्स है तो वो कैसी लाई जाएगी, है ना, वो भी उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलेटेड है, जो आपकी जो आपका अपवादा अनुदान बोला जाता है, कोई भी आपका स्पेसिफिक या मतलब कोई भी आपका स्पेसिफिक या कोई आपका डेफिनिट जो भी आपका एम है, उद्देश्य, उसके लिए सरकार जब अनुदान की मांग रखती है, जो सामान्य वर्ष में खर्च के अतिरिक्त होता है, जो पहले से प्री प्लान्ड है, उसके अतिरिक्त कोई काम आ जाए तो उसको एक्सेप्शनल डिमांड बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका टोकन ग्रांट की बात की गई है यहां पर, जो सांकेतिक है, तो ये जो है ग्रांट आपका तब दिया जाता है जब आपका when funds to meet proposed expenditure on a new service can be made available by reappropriation की बात कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत एक डिमांड होती है for the grant of a token sum may be submitted to the vote of the house and if the house assents to the demand funds may be so made available। मतलब क्या कि भैया जो पहले से प्रस्तावित कोई सेवा के अतिरिक्त नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर मतदान होती है, फिर वहां पर फंड की व्यवस्था की जाती है, जो किसी तरीके से अतिरिक्त व्यय से मतलब क्या है, मतलब उस तरीके से वो वहां पर क्या है संदर्भित होती है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, टोकन जो है आपका ग्रांट हो गया, सांकेतिक हो गया आपका, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को कि ये जो टोकन ग्रांट है उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले से कोई प्रपोज्ड है कोई सर्विस, ठीक है, तो उसके अलावा कोई अगर नई सेवा है उसके लिए फंड की अगर आवश्यकता होती है तो उसके लिए फिर लोकसभा में लाया जाएगा आपका प्रस्ताव, उस पर वोटिंग वगैरह हो जाएगी, फिर वहां फंड की व्यवस्था कर दी जाएगी, जो कोई एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं होती है, उसके संदर्भ में है। तो ये सारे जो अनुदान वगैरह थे आपके, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ये आप देख जाइएगा, बजट हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये जो हमारी न्यूज है एनिमी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 में भी जाएगा और आपका सेकंड में भी जाएगा आपका ये शत्रु संपत्ति, जो आप अध्यादेश वगैरह जो बार बार लाए जा रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा, उसके संदर्भ में है ये आपका,
तो ये आपकी जो है न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी अभी मतलब रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की जो आपकी आर्थिक सलाहकार परिषद है, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो उनकी काउंसिल है, उन्होंने उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि गवर्नमेंट को जो है 1 लाख करोड़ से अधिक जो आपकी अमाउंट की जो शत्रु संपत्तियां हैं, जो एनिमी प्रॉपर्टीज हैं, उसको बेचने पे विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी जो फंड की आवश्यकता है, आवश्यक राशि है, वो विकास की गति प्रदान करने में वो आपकी हेल्प करेगी। तो अब देखिए ये एनिमी प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो वो संपत्तियां जिनके जो स्वामित्व का विभाजन का समय जो आपका देखिए, जो उनके स्वामित्व जो भी उनके क्या थे, ओनर थे, जो भी उनके स्वामी थे, तो जब हमारे यहाँ विभाजन हुआ उसके समय, या फिर आप देखेंगे 1962 वाला है ना, जो टाइम है आपका वॉर वाला चाइना के साथ, फिर 65-71 वाला आपका पाकिस्तान के साथ जो है जब युद्ध हुआ, तो उस समय जो भी लोग देश छोड़कर पाकिस्तान और चीन की नागरिकता जिन्होंने ले ली, तो उनकी संपत्ति जो है एनिमी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना, वही यहां पर लिखा गया है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद क्या है कि इसमें आप देखेंगे तो जो टोटल प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड बाय दोज हु टुक पाकिस्तानी सिटीजनशिप 4991 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, हाईएस्ट जो नंबर है वो वहीं पर है कंट्री के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में आपका 2735 है ऐसी जो साइट्स है आपकी, और दिल्ली में 487 है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सा कंटेक्चुअल चीज है, ये कभी नहीं पूछेगा कितनी साइट्स कहां है, पर ये याद रखिएगा कि यूपी में जो है फर्स्ट जो है मतलब सबसे ज्यादा जो है वो वहां पर है, एरिया अगर देखा जाए वहां पर। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो चाइनीज सिटीजन्स के द्वारा जो छोड़ी गई है आपकी संपत्तियां, उसमें मैक्सिमम जो है आपकी वो कहां पर है, मेघालय में है 57, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में 29 है, और असम में भी आपकी 7 जो है एनिमी प्रॉपर्टीज जो है वो अवस्थित है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स फ्रेम्ड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, तो 62 है भैया, एक्ट लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद, टुक ओवर द प्रॉपर्टीज एंड कंपनीज ऑफ दोज हु टुक पाकिस्तानी नेशनैलिटी। ठीक है ना, तो जिन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रीयता ले ली थी, तो उनके अंतर्गत जो भी आपकी प्रॉपर्टीज थी, कंपनियां थी, तो उनको जो है अपने कब्जे में ले लिया गया 1962 का आपका भारत का रक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए थे उसके अंतर्गत। अब ये जो आपकी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं वर वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। मतलब क्या कि जो शत्रु संपत्ति है उनके संरक्षक के रूप में भारत में केंद्र सरकार को अधिकार दिए गए हैं। वैसे भी केंद्र सरकार को ही स्पेसिफिक आपका डोमेन दिया गया है, आप सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ते होंगे। अब जब 1962 में सिनो इंडियन वॉर हुआ वहां पर, तो उसके बाद देश छोड़ के जो चीन जाने वाले जो भी लोग थे उनकी संपत्ति के लिए भी ऐसा ही सेम जो है प्रोविजंस किए गए। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन में, मतलब ताशकंद में घोषणा में एक जो है आर्टिकल भी इसमें सम्मिलित किया गया था, जिसके अनुसार जो भी हमारा भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद से दोनों ओर से जो भी कब्जे में ली गई संपत्ति थी है ना, उसकी वापसी पर चर्चा की जाएगी। वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर जो है वहां पर क्या की जाएगी, चर्चा वगैरह की जाएगी। वो वैसा संदर्भ वहां पर रखा गया था कि भैया चर्चा वर्चा करेंगे, वापस करना है कि नहीं करना है, उस पर वो डिबेट करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, आप देख रहे होंगे कि 1971 में अपने देश में भी ऐसी संपत्तियों का निपटारा कर दिया था उन्होंने, जैसा देखा फिर उन्होंने वहां वैसा निपटा दिया। अब उसके बाद हम यहां पर ये देखेंगे कि जो आपकी भारत द्वारा जो भी शत्रु संपत्ति से रिलेटेड जो भी उनको रिजॉल्व करने के लिए जो भी निपटारे हेतु जो कदम उठाए गए उससे संदर्भित यहां पर कुछ फैक्ट्स जो है वो रखे गए। अब जो मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने पूछा कि द गवर्नमेंट टू कंसीडर सेलिंग एनिमी प्रॉपर्टीज। देखिए ये वहां पर वही रख दिया उन्होंने फैक्ट जो मैंने शुरू में बताया, रेफरेंस है आपका 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो अभी करंट एक्सपेंडिचर को जो है वो उससे रिलेटेड जो ग्रोथ है उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो भैया फंड की जरूरत है, यहां से फंड जो है लाया जा सकता है ना, वो बता रहे हैं यहां पर। उसके बाद आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो देखिए 1968 का आपका एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है जो इनैक्ट किया गया, प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूअस वेस्टिंग ऑफ जो आपका एनिमी प्रॉपर्टी है इन द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया सम मूवेबल प्रॉपर्टीज टू, कुछ जो है चल संपत्ति भी रखा गया है, आर कैटेगराइज्ड एज एनिमी प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, उसके अंतर्गत यहां पर बात किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर लिखा गया कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपका अमेंडमेंट ऑफ वैलिडेशन 2017 वाला, उसके अंतर्गत जो है क्या प्रावधान किए गए, तो ये 1968 में जो ये आपका एक्ट था, ठीक है ना,
उसके इस अधिनियम के माध्यम से, जो आपका शत्रु संपत्ति अधिनियम है 1968 का, उसके बाद पब्लिक जो आपकी प्रीमाइसेस मतलब इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड जो आपके ऑक्यूपेंट्स एक्ट है 1971, इन दोनों में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। तो इस एक्ट के कुछ जो है फीचर्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो आपके लीगल हायर और जो आपके सक्सेसर हैं, है ना, ऑफ एन एनिमी वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री विच इज नॉट एन एनिमी, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह कि कोई भी जो आपका विधिक उत्तराधिकारी, शत्रु के उत्तराधिकारी, चाहे भारत का नागरिक हो या किसी अन्य देश का नागरिक है जो भारत का शत्रु देश नहीं है, ठीक है ना। एंड लगा है द सक्सीडिंग जो आपकी फर्म है ऑफ एन एनिमी फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स और पार्टनर्स की बात की गई है यहां पर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपकी डेफिनेशन थी ना उसके अंतर्गत जो शत्रु की बात कर रहे थे, एनिमी जो भी आपके फर्म वगैरह की बात कर रहे थे, है ना, तो जो एनिमी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत सब्जेक्ट्स है तो उनको यहां पर और ज्यादा क्या किया गया, उसका विस्तार किया गया, तो उसके अंतर्गत जो है इनको भी वहां पर रखा गया, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है ये आपका थर्ड पेपर, जीएस पेपर थर्ड से लिंक होगा, क्योंकि आपका साइंस टेक के अंतर्गत जो इंडिजेनियसली देशज रूप से जो भी हम मतलब टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, नई नई प्रौद्योगिकी आती है, उसके संदर्भ में है ये आपका। तो न्यू इंडियन जो आपकी ब्रेन टेम्पलेट्स है, मस्तिष्क एटलस की बात की जा रही है यहां पर, और इसका जो रेफरेंस है वो क्या कारण है इसका, तो जो आपका निमहैंस है, बेंगलुरु का निमहैंस है, जैसे मेंटल बिल वगैरह आप देखते होंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो जो भी R&D वगैरह होती है ना मानसिक स्वास्थ्य की, वो वहीं से आपकी कंडक्ट की जाती है। आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, हाल ही में जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं आपकी, उनकी एक टीम द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बचपन से जो आपके 60 वर्ष तक के पूरे मतलब टाइम फ्रेम को कवर करते हुए उन्होंने इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स IBT और मस्तिष्क एटलस के 5 सेट जो है विकसित करने के लिए जो भारतीय मरीज है उनमें 500 से अधिक ब्रेनों का स्कैन करके यहां पर R&D किया है। तो इसलिए ये आपका यहां पर न्यूज में है ना। तो ये एक तो आपका मतलब इंस्टीट्यूट जो है इंपॉर्टेंट है, कभी भी मेंटल बिल R&D वगैरह डेटा वगैरह यूज करना हो तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि करेंटली वी आर यूजिंग जो है आपके मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स जो है टेम्पलेट जो है उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना, वर्तमान में। मतलब इसका महत्व क्या है, तो जो आपका मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स टेम्पलेट का उपयोग किया जा रहा है। अब उसके अंतर्गत ये बता रहे हैं कि यहां पर क्या होता है, कॉकेशियन जो आपका ब्रेन होता है ना, उस पर आधारित है ये, और इसे जो है आपका नॉर्थ अमेरिका कि एक शहरी आबादी के छोटे से हिस्से से एवरेज अगर देखें तो 152 जो आपके हेल्दी जो भी आपके माइंड होते हैं उसकी स्कैनिंग के द्वारा निर्मित किया गया है ना, उसके बारे में बता रही टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए तो जो आपका कॉकेशियन आपका माइंड है वो आपका एशियन जो माइंड होता है उससे डिफरेंट होता है, उसकी फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। और भारत के पास जो है अब इंडियन जो भी आपके माइंड है उसके मापने के लिए अपना मापक होगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस भी हो गई, महत्व हो गया ना इसका, कि अभी तक जो यूज कर रहे थे कॉकेशियन ब्रेन्स पर वो क्या था, बेस्ड था। अब जो है जो हम R&D करेंगे वो इंडियन ब्रेन पे क्या होगा डिपेंडेंट होगा। तो वो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा जो है R&D को ऑथेंटिकेशन मिलेगा वहां से। मतलब अब भारत देश में कोई R&D करना होगा तो भारतीय मस्तिष्क की जो है जो भी डेटा मिलेगा उसके रेफरेंस में उसको रखा जा सकेगा। अब यहां पर देखेंगे कि बेनिफिट्स हैं जो आपके इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स के, वही बताया जाएगा यहां पर लाभ, कि ये जो टेम्पलेट और जो आपके एटलस है ना, they will provide more precise reference maps for area of interest and individual जो आपके पेशेंट होते हैं with neurological disorder like strokes हैं आपके, brain tumors जो होते हैं आपके, है ना, और dementia वगैरह जो होता है। they will also help pool information more यूजफुल होगा आपका इन ग्रुप स्टडीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, एडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकेट्रिक जो आपकी इलनेस है लाइक अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म जो होता है, सब्सटेंस जो आपका डिपेंडेंस होता है, सिजोफ्रेनिया होता है, मूड डिसऑर्डर। तो कुल मिलाकर जो आपकी मेंटल मतलब जो भी आपकी मेंटल डिसीज है उसके अंतर्गत जो लक्षण है उनको आइडेंटिफाई करने में ये क्या करेगा, अपनी हेल्प करेगा, और वहां पर वैसी मैपिंग करने के लिए वो हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि दीज न्यू पॉपुलेशंस एंड एज स्पेसिफिक इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स विल इनेबल ब्रेन डेवलपमेंट एंड एज ग्रोथ टू बी मोर रिलायबली अंडरस्टूड
अंडरस्टूड एंड मॉनिटर्ड। तो सही बात है, उसको अधिक विश्वसनीय तरीके से समझने और उस पर निगरानी रखने के लिए ये सक्षम बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, आयु विशिष्ट जो आपके इंडियन ब्रेन टेम्पलेट्स होंगे, है ना, उनकी माइंड का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसके संदर्भ में ये आपके बता रहे हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ बिल आप लोग रिवाइज कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पर ब्रेन डायग्राम टेम्पलेट्स बताया गया है, यहाँ पर जो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आगे की ओर देखेंगे हम, और आज का जो हमारा एमसीक्यू है, फर्स्ट नंबर का जो एमसीक्यू है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉस्फीन से रिलेटेड है और लिखा गया है कि इट इज अ फ्लेमेबल गैस दैट ऑन अर्थ occurs from the breakdown of organic matter on earth. This gas is associated with living organisms. तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, जो पहला है आपका बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है ये आपका क्वेश्चन। और दूसरा जो है, यूज्ड एज अ केमिकल वेपन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, इसीलिए पूछा जाता है कई सारे वनडे एग्जाम में, ठीक है। और फॉस्फीन जो है आपका इज स्टिल मैन्युफैक्चर्ड एज एन एग्रीकल्चरल, जो आपका फ्यूमिजेंट होते हैं, इज यूज्ड इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड इज अ नेस्टी बाय प्रोडक्ट ऑफ मैथ लैब्स, ठीक है ना। तो मैथ लैब का आपका एक ये कैसा हानिकारक आपका बाई प्रोडक्ट है, बिल्कुल ठीक है आपका। रासायनिक जो, अब देखिए केमिकल वेपन से रिलेटेड आप देखते होंगे कई सारे जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो आपकी ऑस्ट्रेलिया अरेंजमेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है आपका, वॉसेनार है आपका, ओपीसीडब्ल्यू आप लोग सुनते होंगे, तो ये सब आप लोगों को देखने की जरूरत होती है। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ this gas was observed on Venus. This indicates possible sign of life on Venus. मतलब इस गैस की उपस्थिति देखी गई है वीनस पे, तो ये माना जा रहा है कि वहां पर भी जीवन पाए जाने के मतलब क्या है, साइन है ये आपके। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। लगातार पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।